तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजयंत एजुकेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जैसे देखते हैं मादा जनन तंत्र। क्या है मादा जनन तंत्र? ये 4 अप्रैल के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हम गारंटी भी दे सकते हैं कि ये आपके पेपर में 100% पूछ लिया जाएगा, वो आने वाला है। तो इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि 5 अंक का सवाल है। 5 अंक चाहिए तो इसे ज़रूर तैयार करना होगा, यानी अच्छे से पढ़ना होगा, वो पढ़कर जाइएगा। तो देखिए, क्या है मादा जनन तंत्र? तो मादा में जनन कोशिकाओं को उत्पन्न एवं निषेचन की प्रक्रिया को संपादित करने वाले तंत्र को मादा जनन तंत्र कहते हैं। क्या है कि मादा में जो जनन कोशिकाओं को उत्पन्न एवं निषेचित की प्रक्रिया को संपादित करता है, वह तंत्र क्या कहलाता है? मादा जनन तंत्र कहलाता है। फिर देखेंगे, मादा जनन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। देख सकते हैं, मुख्य जनन अंग, सहायक जनन अंग और सहायक ग्रंथियों में। ठीक है, तो आगे देखते हैं, इन सब के लिए एक एक करके हम जानते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो कर लीजिएगा लाइक, और नए हो तो चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब। फिर देखते हैं हम मादा जनन तंत्र। तो सबसे पहले तो हमें चित्र बनाना बेहद ही साफ तरीके से और अच्छे तरीके से आना चाहिए। देख सकते हैं कि जो भाग हमने यहाँ पर चित्र बनाया है, बिल्कुल सेम ऐसी बढ़िया तरीके से आपको बनाना है। यहाँ पर देख सकते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? ये होते हैं मादा, ये होते हैं अंडाशय। क्या होते हैं? अंडाशय। यहाँ होता है क्या? देखिए, गर्भाशय। ये क्या होती है? योनि। और यहाँ देखते हैं अंता स्तर, जिसके मध्य स्तर। या बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा और पढ़ जाइएगा। फिर झालरदार खीप होती है अंडाशय। इनको हम बेहतर तरीके से और एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। बात की जाती है कि जो मुख्य जनन अंग क्या होता है, तो मादा का मुख्य जनन क्या होता है? अंडाशय होता है। मुख्य जनन अंग क्या होता है? अंडाशय। अंडाशय कब निकलता है? यानी जब आवर्त चक्र होता है तो उसमें एक अंडाशय एक अंडाशय बाहर आता है। इसी से निषेचन करके क्या होता है? भ्रूण का निर्माण होता है अंडाशय में। चलिए, तो एक एक करके हम देखते हैं। चित्र को आप अच्छे तरीके से बना लीजिएगा और बनाकर अच्छे से जाइएगा। फिर वहाँ पर अगर आए तो बेहतर तरीके और साफ़ सुथरा चित्र जरूर बनाइएगा। जितना साफ चित्र रहेगा उतने ही देखने में अच्छा लगेगा, और जो चेक करने वाला होगा उसे आसान तरीके से, मतलब आपके और आगे नहीं देखेगा। जब चित्र लग रहा है साफ तो फिर देखता, फिर आगे चलिए। तो अब देखते हैं पहला, मुख्य जनन अंग। मुख्य जनन अंग क्या होते हैं? तो देखेंगे, मादा का मुख्य जनन अंग। तो मुख्य जनन अंग क्या होता है? देख सकते हैं, हमने क्या पढ़ा? अंडाशय। मुख्य जनन अंग क्या होता है? अंडाशय। अब बात की जाए अंडाशय होता क्या है, तो मादा में एक जोड़ी अंडाशय देख सकते हैं श्रोणी गुहा में गर्भाशय के दोनों तरफ अंडवाहिनियों के पीछे नीचे की ओर स्थित होते हैं। देख सकते हैं, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो अंडाशय क्या होते हैं, देख सकते हैं ये अंडाशय है। और किसकी बात कर रहे हैं? देख सकते हैं अंडवाहिनियों के नीचे, जी अंडवाहिनी है, अंडवाहिनियों के नीचे दोनों तरफ स्थित होता है। ठीक है, दोनों तरफ स्थित होता है। फिर देख लीजिएगा, ये मध्य स्तर द्वारा वृक्क के पीछे देह भित्ति से जुड़े होते हैं। देख सकते हैं मध्य स्तर है। मध्य स्तर क्या है? देख सकते हैं मध्य स्तर है, किसके द्वारा? देह भित्ति द्वारा मध्य स्तर से जुड़े होते हैं। ठीक है, देख सकते हैं वृक्क के पीछे देह भित्ति द्वारा से जुड़े होते हैं। यह संयोजी ऊतक की बनी ठोस अंडाकार संरचना होती है। कैसे? संयोजी ऊतक की बनी क्या होती है? एक ठोस अंडाकार संरचना होती है। अंडाशय की में परिधि की ओर, यानी अंडाशय में परिधि की ओर ग्राफियन पुटिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? ग्राफियन पुटिकाएं होती हैं, जिनमें अंडाणु का निर्माण होता है। क्या होती हैं? ग्राफियन पुटिकाएं। अगर कुछ अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, तो जो अंडाशय में परिधि की, यानी अंडाशय में परिधि की ओर ग्राफियन पुटिकाएं होती हैं, उनमें किसका निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। बात की जाए तो ये अंडे एवं लिंग हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? ये अंडे एवं लिंग हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, फिर अगले देखते हैं हम सहायक जनन अंग। सहायक जनन, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार और, कि थोड़ी बात से मेन बात ध्यान रखना कि इसमें क्या होता है, ये कहाँ स्थित हो जाए? अंडवाहिनियों के नीचे दोनों तरफ स्थित होते हैं। और किससे जुड़े होते हैं? ये मध्य स्तर द्वारा वृक्क के पीछे देह भित्ति से जुड़े होते हैं। और ये संयोजी ऊतक से बनी एक ठोस अंडाकार संरचना होती है। और अंडाशय की परिधि किससे? ग्राफियन पुटिका होती है, जिससे कि अंडाकार संरचना होती है। और इससे क्या बनाते हैं?
जिनमें एक अंडाणु का निर्माण करता है और ये अंडे एवं लिंग हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न करते हैं। चलिए तो अगला देखते हैं हम सहायक जनन अंग। चलिए तो देखते हैं हम सहायक जनन अंग। तो सहायक जनन अंग कौन कौन से होते हैं? तो देख लीजिए, पहली बात की जाए तो पहली होती है अंडवाहिनियाँ। क्या होती हैं? अंडवाहिनियाँ। ठीक है, क्या होती हैं? अंडवाहिनियाँ। और नंबर 2 की बात की जाए तो दूसरी कह सकते हैं गर्भाशय। गर्भाशय और क्या होती है? योनि। ठीक है, और चौथा कह सकते हैं भग। ये 4 इसके सहायक जनन अंग होते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके इनको जानने वाले हैं। पहले अंडवाहिनी देखेंगे, फिर देखेंगे गर्भाशय, फिर योनि, फिर भग के लिए जानेंगे। चलिए देखते हैं पहला अंडवाहिनियाँ। तो अंडवाहिनियाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हमने चित्र बनाया था। जब देखिए कि अंडवाहिनियाँ यानी फैलोपियन नलिका भी कहते हैं। जी कहाँ होती हैं? ऊपर की ओर स्थित होती हैं, जिनसे क्या जुड़ी होती हैं? अंडाशय जुड़े होते हैं। चलिए देखते हैं, तो जानते हैं क्या है कि एक जोड़ी पतली व कुंडलित नलिकाएं होती हैं। प्रत्येक अंडवाहिनी वायु कोशिका या इन्फेंडिबुलम तुम्बिका या इस्थेमस या संकीर्ण पथ तथा गर्भाशय भाग में विभाजित होती है। अंडवाहिनियों की भित्ति किसकी? अंडवाहिनियों की भित्ति में पेरिटोनियम का बाह्य आवरण होता है तथा इसके नीचे पेशी आवरण होता है। इनके मुख पर झालरदार कीप देख सकते हैं। इनके मुख पर क्या होती है? झालरदार कीप होती है। देख सकते हैं, झालरदार कीप होती है। इसके बाद का कुंडलित भाग फैलोपियन नलिका कहलाता है। इसके बाद का भाग क्या कहलाता है? फैलोपियन नलिका कहलाता है। ठीक है, क्या होता है? फैलोपियन नलिका कहलाता है। और इसमें देख सकते हैं क्या क्या पढ़ लिया हमने कि एक जोड़ी पतली कुंडलित नलिकाएं होती हैं। प्रत्येक अंडवाहिनी वायु कोशिका या इन्फंडिबुलम या तुम्बिका इस्थेमस या संकीर्ण पथ का गर्भाशय भाग में विभाजित होती हैं। देख सकते हैं, गर्भाशय भाग में विभाजित होती हैं। अंडवाहिनियों की भित्ति किसकी बनी होती है? पेरिटोनियम की का बाह्य आवरण होता है तथा इसके नीचे पेशी आवरण होता है। इसके मुख पर क्या होती है? झालरदार कीप होती है। इसके बाद का यानी कुंडलित भाग क्या कहलाता है? फैलोपियन नलिका कहलाता है। ठीक है, फिर देखिए अगला। चलिए देखते तो अब गर्भाशय। गर्भाशय क्या होता है? तो यह मूत्र मार्ग के ऊपर तथा पीछे स्थित होता है और स्नायु के द्वारा शरीर की चिपका रहता है। गर्भाशय की दीवार सरल पेशियों की बनी होती है। कैसी बनी थी? सरल पेशियों की बनी होती है। और देख सकते हैं जिसे मायोमेट्रियम कहते हैं। गर्भाशय का ल्यूमेन यानी ल्यूमेन श्लेष्मिका झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। गर्भाशय में भ्रूण अपरा से जुड़ा होता है। अगर बात की जाए कि जो भ्रूण है, जो गर्भाशय है, वो 8 सेमी कितना होता है? 8 सेमी। इसका आकार की बात की जाए तो 8 सेमी कैसा होता है? लंबा होता है। 8 सेमी लंबा और 5 सेमी कैसा होता है? चौड़ा होता है। 5 सेमी कैसा होता है? चौड़ा होता है। और 2 सेमी की बात करें, 2 सेमी कैसा होता है? मोटा होता है। 2 सेमी मोटा होता है। और भ्रूण यानी कह सकते हैं अत्यधिक फैल सकता है, कितना भी चाहे तो फैल सकता है। और भ्रूण का रोपण यानी जो गर्भावस्था में भ्रूण का रोपण गर्भाशय में ही होता है। कहाँ होता है? अब गर्भावस्था में भ्रूण का रोपण कहाँ होता है? गर्भाशय में ही होता है। ठीक है, तो अच्छे से देख लीजिएगा। फिर अगला देखते हैं कि जो यह देख लिया हमने क्या किसके ऊपर होता है? मूत्र मार्ग के ऊपर स्थित होता है और स्नायु के द्वारा पेशियों पे चिपका रहता है। और गर्भाशय की सरल पेशियां तंतुओं का बनी होती हैं, जिसे मायोमेट्रियम कहते हैं। गर्भाशय का ल्यूमेन श्लेष्मिका झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। और गर्भाशय के भ्रूण अपरा के द्वारा होता है। वो बात की जाए इसके आकार की तो 8 सेमी लंबा होता है, 5 सेमी चौड़ा होता है और 2 सेमी मोटा होता है। वह अत्यधिक फैल सकता है। और बात की जाए गर्भावस्था में, तो गर्भावस्था में भ्रूण कहाँ होता है? तो गर्भावस्था में भ्रूण कहाँ बनता है? तो गर्भाशय में ही स्थित होता है। चलिए तो अगला देख लेते हैं योनि। अगला भाग क्या है? योनि। योनि क्या होती है? यह मूत्र मार्ग तथा गुदा के बीच अग्रभाग में पेशी झिल्लियम नलिका होती है। यह संगम के दौरान यानी संगम के दौरान श्वसन से वीर्य ग्रहण करती है। यह शिशु के जन्म के समय नलिका के रूप में कार्य करती है। बात की जाए जो योनि होती है, इसकी बात भी की जाए तो यह 8 सेमी, कितने सेमी तक? यह लगभग 8 सेमी लंबी होती है। कितनी सेमी? ये कितनी? 8 सेमी लंबी होती है। योनि कितनी होती है? 8 सेमी लंबी होती है। और कैसी होती है? नलिका रूपी संरचना के रूप में थी। देख लीजिए कहाँ पर स्थित होती है। हमने क्या पढ़ा कि मूत्रमार्ग तथा गुदा के बीच अग्रभाग में स्थित होती है। ठीक है,
और देखिए लिखती है, और किसे सगम के दौरान नहीं मीट यानी मिलन के दौरान बात की जाए तो क्या करती है, श्वसन के वीर्य ग्रहण करती है और यह शिशु के जन्म के समय नलिका के रूप में कार्य करती है। इसके रूप में नलिका के रूप में कार्य करती है। अगर मादा जनन छिद्र यानी का भाग की जाए तो इस सतह की ठीक है। फिर इसका अगला भाग देखते हैं भग। भग क्या होते हैं तो देखिए, भग है मानवीय मादा के बाह्य जनन अंगों को सामूहिक रूप से भग कहते हैं। मानवीय मादा के बाह्य जनन अंगों को सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, भग कहते हैं। जैसे देखते हैं पॉन्स प्यूबिस, बृहद भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ, पेरिनियम भगसेफ या प्रगाढ़ से मिलकर बनता है। भगसेफ नर श्वसन के समांग होता है और संवेदनशील अंग होता है। क्या होता है, संवेदनशील अंग होता। अब देखते हैं मादा की सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथि में सबसे पहले देखेंगे बार्थुलिन ग्रंथियां। तो क्या होती है, एक जोड़ी स्थित होती है, यानी यह एक जोड़ी होती हैं जो मलाशय तथा प्रघ्राण के बीच स्थित होती हैं। ये चिपचिपा द्रव स्रावित करती हैं जो मैथुन के समय क्या करते हैं, सहायता करते हैं। यानी कैसे होते हैं, कह सकते हैं जो योनि होती है, योनि को चिकना बनाने में, जो द्रव स्रावित करती हैं वो योनि को चिकना बनाने में सहायता करता है। ठीक है, तो ये क्या होती है, एक जोड़ी होती है जो मलाशय प्रघाण के बीच स्थित होती है और ये चिपचिपा द्रव स्रावित करती हैं। ठीक है, चिपचिपा द्रव स्रावित करती हैं जो मैथुन के समय सहायक होता है। चलिए तो अगली देखते हैं, अगली कौन सी है, अगली है स्तन ग्रंथियाँ। देख सकते हैं स्तन ग्रंथियाँ क्या होती हैं, एक जोड़ी स्तन ग्रंथियाँ वक्ष के अधर भाग में स्थित होती हैं। यह दुग्ध स्रावण करने में वाली ग्रंथियाँ होती हैं। क्या होती हैं, दुग्ध स्रावण करने वाली ग्रंथियाँ होती हैं। प्रत्येक ग्रंथि 15 से 20 पालियों की बनी होती है। कितनी बनी होती है, 15 से 20 पालियों की बनी होती है। और शिशु के जन्म के पश्चात स्तन ग्रंथियों में प्रथम स्रावण को नवदुग्ध या कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। क्या कहते हैं, जो शिशु जन्म के पश्चात यानी बाद जो स्तन ग्रंथियों में से प्रथम जो दुग्ध स्रावण होता है उसे क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉम। वो कितनी होती है, प्रत्येक ग्रंथियाँ कितनी, 12 से 20 पालियों की बनी होती है और क्या करती हैं, दुग्ध स्रावण करने वाली ये ग्रंथियाँ होती हैं। लास्ट एक और देखेंगे पेरिनियल ग्रंथियाँ। क्या है, पेरिनियल, तो इनसे विशिष्ट गंधवत तरल स्रावित होता है जो लैंगिक आकर्षण पैदा करता है। जो इनसे तरल स्रावित होता है वो क्या करता है, लैंगिक आकर्षण पैदा करता है। ठीक है, तो ये क्या होती है, सहायक ग्रंथियाँ कितनी हो चुकी, 3। एक तो होगी, देख सकते हैं बार्थुलिन, एक स्तन ग्रंथियाँ और एक पेरिनियल ग्रंथियाँ। 3 प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।